आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी है वाराणसी की। 7 दिन तक एक लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 23 लोगों ने दुष्कर्म किया। यानी 7 दिनों तक वो लड़की बारी बारी से हर लड़के के क्रूरता की शिकार होती रही। उसके साथ इतना गलत काम होता रहा और एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते रहे। और ये सब काम तब हुआ जब उसकी एक मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज थी। यानी पुलिस की नाकामयाबी, अब कहिए पुलिस की लापरवाही ने एक लड़की को इतनी दरिंदगी का शिकार बना दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहानी शुरू हुई थी 29 मार्च को। 29 मार्च को एक लड़की घर से कुछ बुक्स लेने के लिए निकलती है। इसके पिता ट्रक ड्राइवर होते हैं और उनका सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाएं और कुछ बनाए। इनकी बेटी जो थी उसको स्पोर्ट्स की बहुत रुचि थी, स्पोर्ट्स में, तो वो बैडमिंटन प्लेयर भी थी। अब 29 मार्च की रात को वो घर से कहकर निकलती है कि मुझे कुछ बुक्स वगैरह खरीदनी है, तो मुझे बाहर जाना है। लिहाजा वो बुक्स खरीदने बाहर चली जाती है। और ऐसा पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो लड़की घर से बाहर जाती थी, सामान वामान लेती थी और घर वापस आ जाती थी। लेकिन 29 मार्च को वो लड़की घर वापस ही नहीं आई। जब काफी देर हो जाती है, बहुत रात होने लगती है, तो घर वाले परेशान होते हैं, उसका नंबर भी बन जाता है। तब वो वहीं पर लालपुर थाना एक लगता है वाराणसी में, वहां पर जाकर उसकी मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। पुलिस उनको सांत्वना देती है कि ठीक है, बच्ची मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए, हम लोग ढूंढते हैं। इसी तरह 30 तारीख आ जाती है, 30 मार्च आ जाती है, लड़की का कुछ पता नहीं होता। फिर 31 आ जाती है, ऐसी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल की तारीख आ जाती है, लेकिन लड़की का अभी तक कहीं कोई पता नहीं होता। 4 अप्रैल को अचानक उस लड़की के पिता के पास एक फोन आता है और ये फोन लालपुर थाने से आता है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हमें आपकी बेटी मिल गई है और आप फौरन थाने में आ जाइए। जब बाप ये बात सुनते हैं तो वो ऑलरेडी इतने घबराए हुए थे। अब अपनी बीवी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उनकी बेटी बेसुध हालत में, इस तरह जैसे कोई नशे का आदी होता है, जिसने नशा किया हुआ होता है, इस हालत में उनकी बेटी एक कोने में बैठी हुई है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, खुश हो जाइए, आपकी बेटी मिल गई है। पुलिस वालों के वर्ड्स देखिए कि वो इस हालत में जो लड़की थी उसके लिए कहते हैं कि खुश हो जाइए, आपकी बेटी मिल गई है और इसने नशा किया हुआ है, शायद इसने ड्रग्स ली हुई है। अब घर वाले सोचते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा इत्मीनान था कि बच्ची आखिर मिल गई है। सारी कार्यवाही करके वो लड़की को अपने घर ले आते हैं। अब लड़की उसी तरह है, नशे की हालत में है, बेसुध है, उसको होश है भी नहीं भी है। अब 4 तारीख गुजर जाती है, 5 गुजर जाती है, 6 गुजर जाती है। इसी तरह लड़की को बार बार फीट से पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, क्योंकि घर में जो था अफरा तफरी का माहौल था, वो गायब थी। तो लिहाजा सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, कुछ जेंट्स भी थे तो कुछ महिलाएं भी थी। अब जैसे ही वहां के जेंट्स होते थे घर में, या लड़के इस तरह के होते थे, उनको देखकर चीखें मारना शुरू कर देती थी। और जब औरतें होती थी, महिलाएं होती थी, तो वो शांत हो जाती थी। अब घर वालों को लगता था कि सदमा है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, कुछ बोल भी नहीं रही है, नशे की भी हालत में है। अब इसी तरह वो नशे से धीरे 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 बाहर आती है। तारीख आ जाती है 6 अप्रैल की। अब उसकी माँ उससे बड़े प्यार से पूछती है कि बेटा, आखिर तेरे साथ हुआ क्या है, तू इतनी परेशान, इतनी इस हालत में कैसे पहुंची है। अब जब लड़की को होश आता है, अब वो अपनी माँ को रोकर एक कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर माँ भी कांपने लगती है और पिता भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो अपने साथ हुई उस दरिंदगी को बयान करती है अपने लफ्जों में, और वो बताती है कि जिस दिन मैं घर से निकली थी 29 मार्च को, उस दिन मेरा एक दोस्त जिसका नाम है राज विश्वकर्मा, कॉलेज का अच्छा दोस्त था, मिलता जुलता रहता था, वो मुझे मिल जाता है बुक्स की शॉप पर और मुझे कहता है कि चलो हम कॉफी पीने चलते हैं। मुझे कॉफी पिलाने एक कैफे में ले जाता है, लेकिन उस कॉफी पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं कि मुझे वो कहाँ ले गया। जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं एक कमरे में थी और मेरे साथ मुझे इतना पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है और कोई 2-3 लोग मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। अब जब इस लड़के को पकड़ा जाता है, पुलिस में जाते हैं उसके पिता लड़की के, और वो बताते हैं कि भाई, मेरी बेटी के साथ तो गैंग रेप हुआ है। आपके सामने एक नाम आ जाता है जिसका नाम राज विश्वकर्मा होता है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वो लिखित में एक कंप्लेंट दर्ज कर देते हैं पुलिस के पास। अब जब पुलिस जाती है राज विश्वकर्मा को पकड़ने, तो पता चलता है कि एक बहुत बड़ा रैकेट जो पॉर्न फिल्मों से रिलेटेड है, यानी जो लड़कियों की इसी तरह गंदी फिल्में शूट करते हैं, रियल बेसिस पर होती हैं, और वो सोशल मीडिया पर काफी अच्छे पैसों में बेच दिया करता था। इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड था वो था अनमोल, जिसका नाम पूरा था अनमोल गुप्ता।
अनमोल गुप्ता पूरा जो रैकेट है चलाता था और ये इसी तरह काम करता था। अब जो लड़का था, जो उस लड़की का फ्रेंड था राज विश्वकर्मा, उसने कुछ उधार के पैसे अनमोल से लिए हुए थे। अब वो बराबर अपने पैसों के लिए राज को परेशान कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी अनमोल ने उसके सामने एक ऑफर रखा। उसने कहा कि अगर तू कोई लड़की ले आता है तो मैं उसकी फोटो वीडियो शूट करूंगा। शूट करने के बाद हम उसे अपलोड कर देंगे और जो पैसा आएगा उससे तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो मैं तेरे साथ शेयर भी कर लूंगा। अब राज को ये चीज समझ भी आ गई, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा था। एक दिन राज को ये लड़की अपनी दोस्त मिल जाती है, जो रात को बुक्स लेने के लिए निकली थी। उसे लगता है यही अच्छा मौका है और वो उसको कॉफी के बहाने ले आता है और कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको पिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसको ड्रग्स के इंजेक्शन भी दे दिए जाते हैं, ड्रग्स भी दे दी जाती है, जिससे वो बेसुध हो जाती है। उसके साथ फिर बाद में कुछ लोग गैंगरेप करते हैं। अनमोल भी होता है उसमें, राज भी होता है और 2 और लड़के होते हैं। ये करने के बाद उसकी पूरी वीडियो जो है शूट की जाती है और उसे अपलोड भी कर दिया जाता है। इसके बाद वो फिर एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरा कैफे है वहां पर ले जाते हैं। यानी पूरे वाराणसी में अनमोल गुप्ता के एक नहीं कई सारे कैफे इसी तरह चल रहे हैं। कैफे के नाम पर वो पूरा रैकेट चलाता है। अब इसी तरह 7 दिनों तक उस लड़की के साथ बारी बारी से अब तक जितने भी नाम सामने आए वो 23 लोग हो चुके थे। यानी 23 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस लड़की को कितना तो ड्रग्स दिया गया और ड्रग्स की हालत में उसके साथ क्या चीज हुई। यानी सुनकर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या एक लड़की इतने बुरे तरीके से एक दरिंदगी का शिकार हो जाती है और हमारी जो पुलिस है वो सोती रहती है। यानी कंप्लेन दर्ज होने के बाद भी जब उस लड़की को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जा रहा था तो पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? क्या पुलिस की नाकाबंदी जरूरी नहीं थी? क्या पुलिस की चेकिंग जरूरी नहीं थी? एक होटल से दूसरे होटल, एक कैफे से दूसरे कैफे, 7 दिन तक उस लड़की के साथ 23 लोग दुष्कर्म करते आ रहे थे। अब पुलिस के सामने कितने सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जो हमें भी लगता है कि पुलिस ने सच में ही इस केस में बहुत लापरवाही दिखाई है। यानी अगर कोई केस सोशल मीडिया का जो है चेहरा नहीं बनता, सोशल मीडिया की सुर्खियां नहीं बटोरता, जब तक क्या पुलिस सोती रहती है? सबसे पहली चीज, जब इस लड़की का पता चला 4 अप्रैल को, ये लड़की बेहोशी की हालत में, पुलिस का बयान था कि बेहोशी की हालत में सड़क पर मिली है, तो पुलिस तब कहाँ थी? कि क्या उस जगह पर पुलिस की तैनाती नहीं थी? क्या रोड पर पुलिस ने देखा नहीं? दूसरी चीज, जब पुलिस उसको ले आती है तो उस लड़की का मेडिकल क्यों नहीं हुआ? किसी भी केस में जब कोई लड़की गायब हो जाती है, अगवा हो जाती है या इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने आती है तो सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाता है, लेकिन पुलिस ने मेडिकल ना करा के सीधा उसके पेरेंट्स को सौंप देते हैं। तीसरी चीज, जब राज को पकड़ा गया तो क्यों नहीं उसका भी मेडिकल कराया गया, उसका भी डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे केसेस में दोनों का ही टेस्ट होता है, यानी विक्टिम का भी होता है और दूसरे बंदे का भी होता है, लेकिन पुलिस ने ये भी नहीं किया। तीसरी चीज, जो लड़की थी वो हेपेटाइटिस बी की शिकार थी, यानी जॉन्डिस जो पीलिया होता है उसकी बीमार थी वो। तो सोचिए, एक बीमार लड़की के साथ इतना बुरा काम किया गया। तो हेपेटाइटिस बी के जब संपर्क में आता है तो ये एक से दूसरे को फैलता है। तो जब इसने लड़की के साथ ये काम हुआ तो जो पुलिस ने कुछ लोग अरेस्ट किए थे उन सबका भी टेस्ट कराते तो साफ साफ पता चल जाता कि जो जो इस लड़की के संपर्क में आए थे उन सबको हेपेटाइटिस बी जरूर निकलता। तो पुलिस ने इस तरह की कोई भी छानबीन, इस तरह से कोई भी जो था कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की। तो अब ये केस भी वही है कि जब तक 23 लोगों का नाम सामने आया, थोड़ा सोशल मीडिया ने इस केस को उछाला। इधर प्रधानमंत्री भी 12 तारीख को वाराणसी गए थे एक दौरे पर, उन्होंने भी वहां के कमिश्नर को बुलाकर इस केस के बारे में पूछा। तब जाकर हमारी पुलिस जागी और तब जाकर इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल होनी शुरू हुई। लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है कि क्या पुलिस को फर्स्ट डे से ही अपना काम नहीं करना चाहिए था? अगर फर्स्ट डे से ही काम करती तो शायद इस लड़की की ये हालत ना होती। तो खैर, आगे पता नहीं कब तक इस तरह के केस हमारे सामने आते रहेंगे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।